नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों में परीक्षक द्वारा चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जहां 3 स्टूडेंट ने कॉपियां जांच संबंधी आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके चलते कॉपियां चेक नहीं होने का खुलासा हुआ, जिसे देखते हुए बोर्ड प्रशासन परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक को स्पेशल केस बनाकर भेजेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों में परीक्षक द्वारा चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों को परीक्षक ने जांचा ही नहीं और मनमाफिक नंबर दे दिए। विद्यार्थियों को जब कम नंबर मिले तो उन्होंने फिर से जांच करवाई। इस पर बोर्ड प्रशासन में खलबली मच गई। बोर्ड ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल तीनों कॉपियां चेक करवाई तो उनमें से एक भी सवाल चेक किया हुआ नहीं मिला। इसके बाद पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई। शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि बोर्ड प्रशासन परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक को स्पेशल केस बनाकर भेजेगा। वहीं दूसरी ओर बोर्ड ने परीक्षक को बुलाया। परीक्षक निमिषा रानी अजमेर के भगवानगंज स्कूल में शिक्षिका है। परीक्षक निमिषा ने बोर्ड को बाकायदा लिख कर दिया है कि अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रपत्र कर दिया गया है। उस समय कार्यभार अधिक होने के कारण व मुझे मानसिक तनाव रहने के कारण मेरे द्वारा मूल्यांकन नहीं कर योग में अंक दिए गए थे। इसके लिए मुझे खेद है। पर सवाल यह खड़ा होता है कि परीक्षक को साइंस की 2 बंडल कॉपियां दी गई थी। इस बंडल में करीब 420 कॉपियां होती है। इसमें से 840 कॉपियों पर भी संशय है। समाचार पत्र के अनुसार किसी परीक्षक ने कॉपी जांचने में अनियमितताएं की है। रिटोर्टिंग में इस प्रकार के प्रकरण आते हैं जबकि कॉपी जांचने में अंकों में परिवर्तन आता है या परीक्षक के द्वारा और कोई कमी रख दी जाती है। तो इस प्रकरण में जो विवरण सामने आया है उसके अनुसार परीक्षक ने गंभीर लापरवाही की है। तो इस प्रकरण के तथ्यों की जांच करवा रहे हैं और जांच करवा के जिन प्रकरणों में भी सामान्यतया जिन प्रकरणों में गंभीर अनियमितता किसी परीक्षक के द्वारा की जाती है तो उन्हें एक तो परीक्षक के कार्य से बोर्ड द्वारा डिबार किया जाता है और गंभीरता को मद्देनज़र रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। इस प्रकरण में भी हम प्रकरण के तथ्यों की जांच करवा रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के कोटरा क्षेत्र में राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल का आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया, जहां बताया जा रहा है कि राजकीय सैटेलाइट अस्पताल की 26 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल का आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया है, जहां बताया जा रहा है कि राजकीय सैटेलाइट अस्पताल के 26 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि धनतेरस के दिन आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक का दिन है। कोटड़ा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के बनने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा का फायदा मिलेगा। वही बताया जा रहा है कि अस्पताल करीब 50 बेड का होगा, जिसमें सभी विशेषज्ञ अस्पताल में होंगे। अस्पताल बनने के बाद कोटड़ा, महाराणा प्रताप नगर, आदर्श नगर, हरिभाव उपाध्याय नगर, पुष्कर रोड, बीके कॉल नगर, रामनगर, राधा विहार, फायसागर रोड स्थित आसपास की 30 से अधिक कॉलोनियों को इससे सीधा फायदा होगा। यह सैटेलाइट अस्पताल शुरू होने के बाद जयलैन, जनाना, डिस्पेंसरी सहित आसपास के निजी अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा। सैटेलाइट अस्पताल के लिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन प्रस्तावित की गई है। एडीए ने फिलहाल 6,500 वर्ग मीटर जमीन दी है। विशेष रूप से उत्तर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जिसके लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो वर्षों से यहाँ का एक स्वप्न था वह साकार हुआ है और उसमें लगभग सभी जो विशेषज्ञ डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है सभी यहाँ पर रहेंगे। 50 बेड होंगे और लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे और जिसके कारण से क्षेत्र के आसपास लगभग 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। उस राहत के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, हम सब में से प्रत्येक को डिस्पेंसरी होने के बावजूद भी जेएलएन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जेएलएन हॉस्पिटल पे भी लगातार लोड बढ़ रहा है
उससे उसका भी भार कम होगा। जब पंचशील में आज से 5 साल पहले CSC शुरू करवाई, उसे वहां के लोगों को राहत मिली। मेरा और सरकार का ये सोच है कि प्रत्येक क्षेत्र के जन को चिकित्सा सुविधाएं मिलें। और आज तो धन्वंतरी जयंती है, और धन्वंतरी भगवान ने जो कि अपने आयुर्वेद के जनक रहे हैं, उनकी भी सोच है सभी लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसे शुभ क्षण पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में घोषणाएं की, उसकी आज पहली घोषणा आज धरातल पर आई है। इसलिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ की जिला प्रशासन का भी करता हूँ, और चिकित्सा विभाग जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयत्न किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से साधारण विषय यहाँ के जो जन है अजमेर उत्तर का, उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस योग्य बनाया कि आज मैं काम कर सका हूँ। 2003 से लगातार इनका आशीर्वाद मिलता रहा है, और इस बार लगभग 1500 करोड़ के लागत की घोषणाएं सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में की हैं। चिकित्सा विभाग के पहले ये एक अपनी घोषणा पूरी हो रही है। बहुत जल्दी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो भी हॉस्पिटल में बनने जा रहा है। रामनगर में एक पंचकर्म की आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, और साथ में इन सब के ऊपर जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, प्राकृतिक विश्वविद्यालय है, उसके लिए भूमि का आवंटन लगभग अंतिम चरणों में है, एक तरह से हो ही गया है। वह विश्वविद्यालय भी बनेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और विश्वविद्यालय बन रहा है, साथ में अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे भी IIT के समतुल्य RIT भी वह बनने जा रहा है। तो चिकित्सा और चिकित्सा दोनों सुविधाओं में, और चिकित्सा और शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। तीसरी अजमेर की समस्या जो बड़ी पानी की थी, उसके लिए भी लगभग 600 करोड़ की स्वीकृति हुई है। लोहागढ़ के अंदर एक SR7 की तरह रिजर्वायर टैंक भी बनने जा रहा है। यहाँ पे एक विवेकानंद स्मारक है, आज तक उस पर विवेकानंद मूर्ति नहीं बनी। 12 जनवरी से पहले वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति की भी स्थापना हो जाएगी। वैसे एक एक क्षेत्र को हम आगे लेते जा रहे हैं, और कई बार आज का न्यू टेक्नोलॉजी का युग है, तो अजमेर के IT पार्क भी बना है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ एक एक घोषणा को गिनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है, लेकिन अजमेर के लिए पर्याप्त हुई है। विशेष रूप से कोटड़ा में हरिभाऊ उपाध्याय नगर में जो सुरक्षा के दृष्टि एक थाने की भी आज भूमि का आवंटन हो गया है। सबसे पहले यहाँ उसका निरस्त करने का विषय थे तेलंगाना हाउस की, वह भी हुआ। मैं समझ जनता ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मेरे पे आशीर्वाद दिया, उन सब पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में अजमेर के जन को लाभ मिलेगा। और मैं तो एक दृष्टि दी है कि एक तरह से न्यू अजमेर हम क्षेत्र को मिला करके, जब दिल्ली न्यू दिल्ली इस प्रकार को बने, क्यों नहीं हम अजमेर में भी अंदर के क्षेत्र जो हमारा प्राचीन अजमेर वो तो आदरणीय है, हमारे लिए है ही महत्व का, लेकिन साथ में एक न्यू अजमेर की भी हम कल्पना करके उसको धरातल पर लाने की कोशिश करें। उसके लिए सरकार को मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसकी कमेटी बन गई है। मैं समझता बहुत जल्दी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनने की योजना बनेगी, और उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है अजमेर के विकास के लिए पैसों की चिंता न करें, लेकिन जो घोषणाएं हों उनको धरातल। अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित घायल अवस्था में खानाबदोश को इलाज के लिए संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस मामले में टीम का गठन किया गया। वहीं 48 घंटों में टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित घायल अवस्था में खानाबदोश को इलाज के लिए संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले के संदर्भ में अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया और मामले का आज खुलासा करते हुए बताया कि पप्पी बेरवा निवासी खानाबदोश है, जिसकी कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के चलते 2 लोगों ने व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में अजमेर SP वंदिता राणा अजमेर द्वारा हिमांशु जांगीर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अजमेर के सुपरविजन में टीम का गठन किया था, और 48 घंटों में मामले की जांच करते हुए टीम ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तुलसीराम उर्फ डॉन पुत्र दयाल, शिवजी उर्फ शिवा पुत्र सोहन को आज गिरफ्तार कर लिया है। वही बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी मृतक के जान पहचान के थे।
वहीं कुछ छोटी मोटी कहासुनी के चलते आरोपियों ने मारपीट की, जिसके चलते मृतक को गंभीर चोटें आई, जिसे देखते हुए मृतक को अस्पताल भर्ती करवाया था, जिसकी 2 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक 23 तारीख को एक व्यक्ति को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद 26 तारीख को उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद इस सारे पहलुओं के ऊपर उसके संबंध में जब जांच की गई तो यह पता चला कि उसके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी और उस मारपीट की घटना की वजह से उसकी जो है वो जान गई, जिसके अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो अनुसंधान है वो जारी है। दो तो क्या उन्होंने मारपीट की थी उसके साथ? उन्होंने मारपीट की थी। मारपीट का जो कारण है वो कोई बहुत किसी छोटे, ये आपस में एक दूसरे के जानकार थे। उस दिन किसी बात को लेकर इनकी आपस में बहस हो गई, बोलचाल हो गई और बोलचाल के बाद मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद उसको काफ़ी चोटें आई और जिसके बाद 2 दिन इलाजरत रहने के बाद उसकी जो मृतक है उसकी जान चली गई। कौन है, क्या नाम है? ये जो 2 हैं जिनको अरेस्ट किया है, इन दोनों का नाम, एक का नाम तुलसीराम उर्फ डॉन है और दूसरे का नाम शिवाजी उर्फ शिवा है और दोनों जो पहचान वाले हैं कुछ केटरिंग से संबंधित चीज में काम करते थे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन आगामी 12 नवंबर को होने जा रहा है, जहां इसी के तहत 12 नवंबर को आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाएगी। इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर प्रशासनिक विभागों और आध्यात्मिक संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक पुष्कर के पारिक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। विश्व विख्यात पुष्कर के सालाना धार्मिक मेले का शुभारंभ आगामी 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होगा। इस मौके पर पुष्कर शहर में आध्यात्मिक पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं समेत सरकारी व निजी स्कूलों की ओर से विभिन्न देवी देवताओं की सजीव झांकियां सजाई जाएगी। यात्रा में मुख्य रूप से संत महात्माओं के साथ सभी धर्म संप्रदाय के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। यात्रा की पूर्व तैयारियां व सहयोग के लिए देवस्थान विभाग की ओर से सोमवार को पुष्कर के पारिक आश्रम में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ, उदासीन आश्रम, ब्रह्मा कुमारी दरगाह के साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। एसडीओ ने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर मेले के शुभारंभ का प्रतीक है। इस यात्रा को सभी विभाग समन्वय से कार्य करके भव्य बनाएंगे तथा सभी धर्म सद्भावना से कार्य करेंगे। यात्रा में विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा तथा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत होगा। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को यात्रा के दौरान सफाई तथा पानी व्यवस्था, पुलिस को यातायात व शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा झांकी सजाने के साथ स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बैठक के देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह के अंजुमन शेख जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि पुष्कर तीर्थ का महत्व पूरे विश्व में है, लेकिन प्रशासनिक विभागों के रिकॉर्ड में इसको पशु मेला लिखा जाता है, जबकि पुष्कर में भरने वाला मेला आध्यात्मिक है और इसमें सभी श्रद्धालु धार्मिक होते हैं। इसीलिए इसका नाम पुष्कर आध्यात्मिक मेला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर में निकलने वाली आध्यात्मिक यात्रा पर अंजुमन की ओर से पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश भी दिया जाएगा। यात्रा 12 नवंबर की सुबह 9 बजे गुरुद्वारे से आरंभ होगी तथा वरहा चौक, ब्रह्मा मंदिर होते हुए मेला मैदान पहुंचेगी, जहां मेला विकास समिति की ओर से यात्रा में शामिल होने वाले संत महात्माओं का सम्मान किया जाएगा तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। पुष्कर मेला में एकादशी को जो आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाती है उसमें सभी की भागीदारी रहे, सभी धर्म समभाव की इसमें भागीदारी रहे। इस हेतु यहाँ आज मीटिंग रखी गई। सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ सभी प्रबुद्ध जन और सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ पे उपस्थित रहे और उनको यही संदेश है कि जो एकादशी 12 तारीख को सुबह 9 बजे हमारी यात्रा शुरू होगी, उसमें सभी धर्म हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा को भव्य बनाएं। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली जाएगी? समापन पे क्या होगा? समापन पे जो पूर्व में होते हैं वो सारे कार्यक्रम इसमें करे जाएंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपनी अपनी बग्गियां और ये लगाई जाएंगी। कई जो लोग हैं वो अपनी अपनी बग्गियां और भी लगाएंगे। सभी तरह का एक तरह से जो पुराना होता है वो उसी तरीके का मेला गुरुद्वारे से शुरू होकर और ये मेला मैदान मुख्य मजार होते हुए और हमारे ब्रह्मा मंदिर होते हुए ये मेला मैदान। ये हर वर्ष की भांति पुष्कर मेले का आरंभ आध्यात्मिक यात्रा से ही होगा। आध्यात्मिक यात्रा दिनांक 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ला एकादशी को गायत्री शक्तिपीठ से आरंभ होकर मेला मैदान पे जाएगी। हिंदू धर्म के सहित सभी धर्मों के साधुगण
एवं हमारे धर्मगुरु सम्मिलित होंगे, यात्रा में भाग लेंगे। सामाजिक संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, उनकी तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और एक जो पूरे हिंदुस्तान को एक धार्मिक एकता का जो संदेश है वो इस यात्रा के माध्यम से सड़कें टूटी पड़ी, खड्डे पड़े, पैदल चलेंगे, यात्री क्या व्यवस्था करेंगे? नहीं, उसके लिए नगर पालिका है, वो सारी व्यवस्थाएं करेगी। बड़ी अच्छी बात है। अजमेर शरीफ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ब्रह्मा राज जो है पुष्कर तीर्थ राज की वजह से जाना जाता है। इस पावन अवसर पर इस मेले के मामले में जो भी प्रशासन की तरफ से, देवस्थान की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी आज उसमें आए। और एक बात हम बताते चले, दरगाह में 2 ठेके हुआ करते थे देख के, और होते हैं, तो एक पुष्कर का, एक गरीबनाथ के उर्स का। तो हम तो हमेशा से दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। और हमने ये बात कही है कि स्टॉल की जगह हमें अलॉट कर दी थी ये था जहाँ से हम पुष्प वर्षा करें, ताकि अजमेर में इसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, मजहबी हमांगी रहे और प्लूरलिज्म को हम जो है प्रमोट कर सकें, भारत की डाइवर्सिटी को। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को और अजमेर के लिए अच्छी बात है, हमें बुलाया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और ये पुष्कर तीर्थराज ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ पे आना ये है कि मिलजुल कर हम काम करें। वो गरीबनाथ की दरगाह में आते हैं सब धर्म जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग। हमें यहाँ बुलाया, हमारे को सुना, हमें खुशी हुई और हमारे अजमेर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जगतपिता ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता जगतपिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर प्रतिवर्ष कार्तिक मेला आयोजित होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में एकादशी से पूर्णिमा तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आती है। उस उद्देश्य को लेके कि पुष्कर में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का मेला एकादशी से प्रारंभ होता है और उस उपलक्ष्य में आध्यात्मिक पदयात्रा लगभग 20 सालों से यहाँ निरंतर चल रही है। उसमें सभी धर्मों के लोगों को और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार की संस्थाओं को जोड़कर झांकियाँ सजाई जाएगी और जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको जोड़कर एक भव्य आयोजन आध्यात्मिक पदयात्रा का पुष्कर तीर्थ नगरी में एकादशी को प्रारंभ होगा। और ये गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होके गुरुद्वारा, रंगजिका मंदिर और महादेव चौक और वारा घाट, ब्रह्म घाट और ब्रह्मा मंदिर होते हुए मेला मैदान में जाएगा, जहाँ सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा और धर्म संदेश इस देश को एकता और भाईचारे में जोड़ने के लिए सभी हमारे संत महंतों द्वारा किया जाएगा और वहाँ यात्रा का समापन होगा साधु संतों का सम्मान के साथ में। और सभी भाग लेने वाले जो हमारे इसमें यात्रा में भाग लेने वाले जो होंगे लोग, उनको सबको। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
हर साल की भांति इस साल भी आगामी त्योहार दीपावली के पावन अवसर को देखते हुए लॉयंस क्लब आस्था अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग व युवा महिला संभाग के संयुक्त तत्वावधान में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर धरती सामुदायिक भवन में गरीब बच्चों को कपड़े व मिठाइयां वितरित की गई। हर साल की भांति इस साल भी आगामी त्योहार दीपावली के पावन अवसर को देखते हुए लॉयंस क्लब आस्था अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग व युवा महिला संभाग के संयुक्त तत्वावधान में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर धरती सामुदायिक भवन में गरीब बच्चों को कपड़े व मिठाइयां वितरित की गई। वहीं दूसरी ओर मीडिया से वार्ता के दौरान अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने कहा कि हर साल लॉयंस क्लब आस्था अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग व युवा महिला संभाग की ओर से गुर्जर धरती स्थित कच्ची बस्ती के बच्चों व उनके परिवारजन को कपड़े व मिठाइयां वितरित की जाती है। जहां इसी क्रम में आज धनतेरस के अवसर पर कच्ची बस्ती के लिए ये सेवा कार्य रखा गया है। विधायक अनीता भदेल ने इन संस्थाओं को धन्यवाद देने के साथ ही पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा दक्षिण विधायक अनीता भदेल का माला पहनाकर स्वागत किया गया, दीप प्रज्वलित कर सेवा कार्य शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जन सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक बुंदेल व अन्य समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब आस्था अजमेर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुर्जर धरती के इस कच्ची बस्ती क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आज धनतेरस के दिन बच्चों को मिठाई और वस्त्र वितरित किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1000 से ऊपर बच्चे और माताएं उनकी यहाँ आई हुई है। तो दीपावली कच्ची बस्ती में जाकर के मनाने की जो सामाजिक सरोकार है उसको लॉयंस क्लब आस्था के सभी माननीय सदस्यगण बहुत अच्छे से निभाते हैं और इस अवसर पर मुझे भी यहाँ आमंत्रित करते हैं ताकि उन बच्चों को कपड़े और मिठाई अच्छे से वितरित की जा सके। तो मैं लॉयंस क्लब आस्था को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव के इस महापर्व पर आज जो धनतेरस है उस अवसर पर मैं समस्त अजमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अजमेर और लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पे सुखाड़िया उद्यान जो कि गुर्जर धरती के अंदर है, यहाँ पे जो स्लम एरिया है जिसके अंदर आज हमारी विधायिका श्रीमती अनीता जी भदेल, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार ने आकर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की है और बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। सभी बच्चे यहाँ पे व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता और जो अशोक जी बुंदेल और उनकी टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके और इस सेवा को आज हमारी यहाँ देने की बात कही है और 1500 से 2000 बच्चों को आज यहाँ गणवेश के साथ मिष्ठान और अन्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल पाटनी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति, मेरे साथ में हमारे क्लब के अध्यक्ष रुपेश जी राठी, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की सभी सदस्याएं, समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी और समाज सेवी राकेश जी पालीवाल जो हमारी समिति के संरक्षक भी हैं वो आए हैं। और हर वर्ष हम यहाँ पे कोई ना कोई स्लम एरिया के अंदर ये सेवा देते हैं। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत हमारी सारी संस्थाएं बहुत सेवा कर रही है। मैं सभी के गगवाना गेगल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जय झूलेलाल बर्फ फैक्ट्री में गत 5 अक्टूबर को पलंग पर जली हालत में मृत मिले मजदूर लवकुश की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी गुत्थी गेगल थाना पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के आरोपी और औरैया यूपी निवासी रणवीर उर्फ रंजीत को रसलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गगवाना गेगल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जय झूलेलाल बर्फ फैक्ट्री में गत 5 अक्टूबर को पलंग पर जली हालत में मृत मिले मजदूर लवकुश की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी गुत्थी गेगल थाना पुलिस ने सुलझा ली है। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मजदूर की हत्या उसी के मौसेरे भाई ने गमछे से गला घोटकर की थी। आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में रंजिश के चलते शातिराना तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या के आरोपी औरैया यूपी निवासी रणवीर उर्फ रंजीत को रसलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वही बताया जा रहा है कि साजिश के तहत रणवीर फरीदाबाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो और फिर गेगल एरिया पहुंच गया।
उसे अच्छी तरह मालूम था कि फैक्ट्री में कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए वह कैमरों की जद से बचने के लिए खेतों के रास्ते बर्फ फैक्ट्री में दाखिल हुआ था। लवकुश हमेशा अपने गले में गमछा लपेटे रहता था। उसी गमछे से रणवीर ने उसका गला घोट दिया था। 5 तारीख को गेगल थाना क्षेत्र के अंदर एक आइस फैक्ट्री के अंदर एक शव जो है, एक सूचना मिली कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उसके बाद वहाँ पर जाकर मौके का अवलोकन जो है वो टीम के द्वारा किया गया। FSL भी गई, MOB भी गई। मामला जो था वो उलझा हुआ था। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने भी इवन मौके को विजिट किया। इस उलझे हुए मैटर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और बहुत डिटेल में जांच करते हुए जो हमारी टीम है उसने इस मैटर को खोला है और इसके अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने इस जो मृतक की हत्या है वो पर्सनल रीजंस की वजह से की। उसकी पत्नी के साथ मृतक के कुछ संबंधों को लेकर उसको शक था और उसी शक के कारण उसने 4 और 5 तारीख की रात। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।